नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम अपने इस कार्यक्रम में कथा क्रिकेट की सेगमेंट में 2023 विश्व कप क्रिकेट विश्व कप की चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत देश में आईसीसी का 2023 के विश्व कप का जो आयोजन हो रहा है वह अपने आप में कई सुखद अनुभूतियों को लेकर आया है। दोस्तों, यूं तो भारत में जब से 1975 में विश्व क्रिकेट कप का आगाज इंग्लैंड में हुआ, उसके बाद से अभी तक जितने विश्व कप आयोजित हुए उसमें ये चौथा विश्व कप भारत में आयोजित हो रहा है। इससे पहले 1987 में, उसके बाद 1996 में, उसके बाद 2011 में और फिर 2023 में भारत में विश्व कप का आयोजन हो रहा है। अंतर यह है कि पहले के विश्व कप के आयोजन में जहां श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मैचेज हुआ करते थे, तो इस बार सारे मैच केवल भारत में हो रहे हैं। दोस्तों, अभी तक जितने मैच खेले गए और करीब करीब अभी नॉकआउट का दौर आना बाकी है, तब तक इस विश्व कप में कई सारे हलचल मचे हैं। नए नए कई सारी चीजें जो है उत्प्रकटित हुई हैं। इस विश्व कप में पहली बार एशिया में एक नई क्रिकेट शक्ति के रूप में अफगानिस्तान का उदय हुआ है। अफगानिस्तान ने अब तक दुनिया की बड़ी टीमों, जिसमें कि 2 पूर्व विश्व कप विजेता हैं, बल्कि 3 विश्व कप विजेता हैं, उन तीनों को वो मैचेज हरा चुकी है। इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका, इस तीनों को अफगानिस्तान ने इस टूर्नामेंट में हराया है। इस टूर्नामेंट में जो दूसरी चीज देखने को मिल रही है कि दक्षिण अफ्रीका, जो दुनिया का एक बेहद शक्तिशाली क्रिकेटिंग नेशन, जिसे कि काफी अरसे के बाद, रंग भेद की समस्या के बाद 1992 में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री मिली। भारत से उसका पहला मैच हुआ 1992 के ऑस्ट्रेलिया में हुए विश्व कप में ही इस क्रिकेट टीम ने अपना भयंकर जलवा दिखाया, लेकिन मौके पर थोड़ी सी गलती से यह टीम जो है वो विश्व कप के फाइनल में आने से चूक गई। उसके बाद हमने देखा कि जितने विश्व कप हुए, यह एक शक्तिशाली दक्षिण अफ्रीका की टीम नॉकआउट के दौर में, प्री क्वार्टर फाइनल के दौर में कहीं ना कहीं चोकर टीम साबित हुई। और पिछले विश्व कप में तो इस क्रिकेट टीम का खेल बेहद निराशाजनक था। लेकिन हम इस बार देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका की टीम एक स्मैशिंग और डैशिंग टीम के रूप में सामने आई है। और जितने पावर हिटर साउथ अफ्रीका की टीम में हमें देखने को मिल रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों के साथ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इस विश्व कप में हमने देखा कि डिफेंडिंग चैंपियनशिप हासिल कर चुका डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टीम का घोर निराशाजनक खेल अब तक सामने हुआ है। अभी तक उनके जितने मैच हुए हैं उसमें एक मैच को छोड़कर के सब में उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा है। ये बड़ी ही हैरतमंद है, बड़ी ही निराशाजनक है कि एक डिफेंडिंग चैंपियन टीम, जिसमें इतने बड़े बड़े विश्व स्तर के खिलाड़ी भरे पड़े हों, जिसमें कि वोक्स, बटलर जैसे न जाने रूट्स जैसे कितने बड़े खिलाड़ी हों, और यह एक तरह से कहीं न कहीं एक साइकिल में यह टीम जो है डूबी हुई नजर आ रही है और अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रही है। अब तक के हुए जितने मैच हुए उसमें भारत, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये तीनों टीमें करीब करीब शुरू से ही लगातार अच्छा खेल दिखा रही हैं। न्यूजीलैंड की टीम जो अब तक अपराजेय थी, पहली बार उसे ऑस्ट्रेलिया और भारत से जो है हार का स्वाद चखना पड़ा है। अन्यथा दक्षिण अफ्रीका की टीम भले एक अपने अनुभवहीन टीम हॉलैंड से हार गई, लेकिन अब तक उसका खेल बड़ा ही सुपर क्लास का जो है देखने को मिला है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जो शुरू में करीब 2-3 मैच हार चुकी थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो फिर से ऑफ लेट जो राइजिंग हुई है, वो ऑस्ट्रेलिया टीम के असली और परमानेंट कैरेक्टर को दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया अब तक भारतीय पूरी दुनिया के क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस जीतने वाली, सबसे ज्यादा विश्व कप जीतने वाली टीम रही है। और वह कैरेक्टर उसके अन्य मैचेज में भी, फर्स्ट क्लास मैचेज में भी, टेस्ट मैचेज में भी दिखाई पड़ते हैं। अभी T20 का जो विश्व कप हुआ उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया टीम जीती। इसके अलावा वनडे के करीब करीब वो 4 या 5 जो है विश्व कप वह जीत चुकी है।
टेस्ट चैंपियनशिप में अभी अभी उन्होंने भारत को हराया और वह ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत में आकर के जब स्ट्रगल करती है, लेकिन विश्व कप के अभी के पिछले 3 मैचों में लगातार जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की है वह अन्य टीमों के लिए खतरे का संकेत दे चुकी है। लेकिन दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मेरा असल मकसद भारतीय क्रिकेट टीम के पुनरुत्थान को लेकर बात करना है। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। ऐसे में भारत में पूरी दुनिया में करीब 9, 10, 11 या 12 देशों में जहां क्रिकेट प्रचलित है उसमें भारत सबसे बड़ा क्रिकेटिंग मुल्क है। लेकिन इतने बड़े मुल्क के हिसाब से भी भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन, भारतीय क्रिकेट के जज्बे और उसमें नए नए तमाम वर्ल्ड स्तर के खिलाड़ियों के आगमन में काफी देर लगा। हमने 70s में पहली बार भारतीय टीम का थोड़ा सा उत्थान देखा जब गावस्कर जैसे प्लेयर आए, कपिल देव जैसे दुनिया के चोटी के ऑलराउंडर आए और उससे पहले विश्व विख्यात स्पिन की चौकड़ी आई। फिर हमने देखा कि 1980 के दशक में भारतीय क्रिकेट का एक सो प्रदर्शन हुआ और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से वो हमेशा हार जाया करती थी, जिस पड़ोसी मुल्क में जावेद मियांदाद जैसे फाइटर, जहीर अब्बार जैसे एग्रेसिव प्लेयर और दुनिया के 3-4 बड़े फास्ट बॉलरों का मुल्क पाकिस्तान भारत को हराया करता था और शारजाह में होने वाले अधिकतम टूर्नामेंट में भारत को वो हराया करता था। लेकिन विश्व कप में जिस तरीके से 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में भारत विश्व विजेता बना तो दुनिया के क्रिकेट पटल पर भारत का अचानक अभ्युदय हुआ और दुनिया का वह एक दूसरा मुल्क था वेस्ट इंडीज के बाद जिसने कि विश्व कप को जीतने का श्रेय हासिल किया। ये बताया गया कि भारतीय क्रिकेट टीम जो कपिल देव के नेतृत्व में इंग्लैंड में जो विश्व कप जीती, वहां के स्विमिंग कंडीशन में उस समय भारत के जितने मीडियम पेसर थे, मदन लाल, रोजर बिन्नी, बलविंदर संधू, कपिल देव जैसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन से वहां की स्विमिंग पिच पर भारतीय क्रिकेट टीम को एडवांटेज मिला और भारतीय क्रिकेट टीम के जो उस समय के तत्कालीन बल्लेबाज थे वो फॉर्म में आए। यशपाल शर्मा, महेंद्र अमरनाथ का ऑलराउंड प्रदर्शन और श्रीकांत का हरफर मौला तेज गति से रन बनाना, तो भारत विश्व विजेता बना। लेकिन भारत के क्रिकेट की असलियत तब उसकी कलई तब खुल गई जब उसके बाद उससे हारी हुई वेस्ट इंडीज टीम ने भारत में आकर जो है भारत को वह एक तरह से विश्व कप के बाद हार के बाद भी टेस्ट मैचेज में और वनडे मैचेज में हराया। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम में उस समय अलग अलग प्रतिभाओं का आगमन शुरू हो गया था। गावस्कर, विश्वनाथ, कपिल देव और स्पिन चौकड़ी के बाद भारत में कुछ ऐसे खिलाड़ी आए जिन्होंने एक तरह से विश्व क्रिकेट के इतिहास में अपनी जो है एक तरह से एंट्री दे दी थी, जिसमें पहला नाम सचिन तेंदुलकर का आता है। और सचिन तेंदुलकर के आने के बाद भारतीय क्रिकेट में प्रतिभाओं का एक तरह से आने का सिलसिला शुरू हो गया, खास करके बैटिंग में हमने देखा कि उनके बाद राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, बीबीएस लक्ष्मण और डॉन ब्रैडमैन के कलेवर का प्लेयर वीरेंद्र सहवाग, फिर उसके बाद में युवराज सिंह जैसा वामहस्त प्लेयर, फिर मोहम्मद कैफ जैसे जैसे खिलाड़ी आए और उन्होंने अपने अटूट छाप छोड़ी। और फास्ट बॉलिंग में भी पहली बार कपिल देव से आगे आकर श्रीकांत, जगबल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद जैसे कर्नाटक की 2 फास्ट बॉलर की जोड़ी आई, जिन्होंने भारत में तेज बॉलिंग की तरह से नई तरीके से बागडोर संभाली। 1990 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम यूं तो गाहे बगाहे तेज खेल करके अच्छे प्रदर्शन किया करती थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में हीरो कप जीता और भारत ने सचिन तेंदुलकर का जो एक विश्वव्यापी ब्रांड बना कि वह एक तेज भारी बैट से तेज बैटिंग करते हैं, हर तरीके के शॉट से, हर तरीके के पिच और हर तरीके के बॉलर को वो झेल सकते हैं। तो सचिन तेंदुलकर एक दुनिया का एक बड़ा नाम बना और भारतीय क्रिकेट टीम को जो है उससे एक गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन फिर 2000 के बाद जिससे ही सौरव गांगुली ने कप्तानी संभाली, भारतीय क्रिकेट टीम में पहली बार एक आमूल चूल परिवर्तन आया। पहली बार भारतीय टीम एग्रेसिव हुई। पहली बार भारतीय टीम का जो बैटिंग का जो वो 5 पांडवों की जो जोड़ी बनी, सचिन तेंदुलकर, बीबीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग और उसके बाद युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ और महेंद्र सिंह धोनी, इन 6-7 ने विश्व का एक तरह से अटूट बल्लेबाजी क्रम बनाया। लेकिन हम अभी भी बॉलिंग में कमजोर थे, लेकिन स्पिनर की बागडोर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ने संभाल ली थी। लेकिन सौरव गांगुली का एरा खत्म होता है, फिर राहुल द्रविड़ कप्तान बनते हैं, लेकिन वो खास प्रदर्शन नहीं कर पाते।
फिर महेंद्र सिंह धोनी का आगमन होता है। महेंद्र सिंह धोनी न केवल भारतीय क्रिकेट के बल्कि दुनिया के क्रिकेट के एक अजीम प्लेयर बने। एक ऐसा प्लेयर जो बड़ा ही इंट्रोवर्ट होते हुए सबसे ज्यादा एग्रेसिव प्लेयर था, जो एट विल शॉट मार सकता था, जो एट विल मैच जिता सकता था, मैच को वो रोक सकता था, मैच को बचा सकता था, मैच को जिता सकता था। तुरंत भारतीय क्रिकेट टीम के नियामकों ने उन्हें कप्तानी सौंप दी, उन्हें नेतृत्व दे दिया। T20 चैंपियनशिप पहला 2007 में वो भारत को विश्व विजेता बनाते हैं। फिर उसके बाद 2011 में भारत में विश्व चैंपियनशिप होता है, उसमें भी विजेता बनाते हैं। और फिर उसके बाद टेस्ट रैंकिंग में भी, चूंकि बल्लेबाजियों से सजी भारतीय क्रिकेट टीम को टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 1 स्थान मिलता है। और महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के एक बड़े फिनिशर के रूप में, वह देश जिसके पास जो है फिनिशर नहीं होते थे, जो दबाव में बिखर जाती थी, उस दबाव में झेलना, लड़ना और टीम को जिताना महेंद्र सिंह धोनी सिखाते हैं। और सौरव गांगुली ने जहां टीम बिल्डअप किया, तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने चमत्कारिक नेतृत्व से और अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन से हारी हुई मैच को जीतना और जीते हुए मैच को भी जो है और आगे लेवल पर ले जाना और आईसीसी चैंपियनशिप को जिताना। फिर इस देश में एक दुनिया के सबसे बेहतरीन एग्रेसिव प्लेयर का आगमन होता है, जिसका नाम विराट कोहली है। और विराट कोहली ने तो भारतीय क्रिकेट टीम की एक तरह से बिल्कुल एक नई इतिहास लिख डाली, एक नई इबारत लिख डाली। ऐसा कोई कप्तान नहीं हुआ भारतीय क्रिकेट के इतिहास में जिसने इतने ज्यादा मैचेज में भारत को टेस्ट मैच में विजय दिलाई। अपनी कप्तानी में विराट कोहली ने 40 से ज्यादा टेस्ट मैचेज जिताए। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी 27 टेस्ट मैच में और उससे पहले सौरव गांगुली 22 टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को जिता चुके थे। लेकिन विराट कोहली ने एक ऐसे बल्लेबाज, एक ऐसे फाइटर और एक ऐसे कैप्टन के रूप में अपनी उपस्थिति और पहचान बनाई, जो भारत का अभूतपूर्व और अप्रत्याशित खिलाड़ी साबित हुआ, जो दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के टक्कर का एग्रेसिव आई बॉल टू आई बॉल बात करने वाला और हर समय जूझने वाला और रन मशीन के रूप में, मैच को जिताने के रूप में, लीडर के रूप में, वनडे मैचेस में 50 के ऊपर एवरेज पर बैटिंग करने के रूप में, T20 के रूप में, तीनों फॉर्मेट में एक बड़े बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान हासिल की। फिर इस बीच में भारतीय क्रिकेट में IPL का आगमन हुआ, इंडिया पैसा लीग, और वह एक अलग डिबेटेबल इश्यू है, एक विवाद का इश्यू है कि भारतीय क्रिकेट टीम को नई नर्सरी बनाने में, खिलाड़ियों के नए पौध विकसित करने में, लेकिन उससे ज्यादा भारतीय क्रिकेट टीम को एक प्योर क्रिकेटिंग बिजनेस के रूप में तब्दील करने, अलग अलग फ्रेंचाइजी के जरिए हजारों करोड़ों का कारोबार करने और BCCI को दुनिया के क्रिकेट का सबसे धनी मुल्क बनाने में एक तरह से पूरी अपनी जो है अपनी भूमिका अदा की। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों 2023 विश्व कप की। हम बताना चाहेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम इस विश्व कप में अब तक सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम के रूप में उभर कर सामने आई है। अब तक खेले गए 6 मैचों के 6 मैच में भारतीय टीम विजेता बनकर के आई है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि भारत ने पहले भी 2 बार विश्व कप जीते, लेकिन इस तरीके का ऑथोरिटेटिव प्रदर्शन, इस तरीके का बिल्कुल ही एक तरह से ऑन पेपर, ऑन फील्ड और एनालिसिस की नजर में कोई लूफोल्स नहीं हो, कोई फ्लॉज नहीं हो, उस तरीके का प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट टीम अभी कर रही है। चाहे वो बैटिंग में ओपनिंग का मसला हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर की बैटिंग का मसला हो, जिस मिडिल ऑर्डर की कमजोरी से 2019 का विश्व कप विराट कोहली जैसा फाइटर प्लेयर नहीं जीत पाया और सेमीफाइनल में हार गया, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में कोई हमारे पास स्थापित बल्लेबाज नहीं थे। हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत जैसे अनुभवहीन खिलाड़ियों की बदौलत यह टीम मुकाबला नहीं कर पाई और सेमीफाइनल में हार गई। लेकिन आज की तारीख में क्या ओपनिंग हो, क्या मिडिल ऑर्डर हो, क्या पावर हिटिंग हो, क्या हमारी फास्ट बॉलिंग हो, क्या स्पिन बॉलिंग हो और क्या कैप्टनसी हो, इन सारे मानकों पर भारतीय टीम बेहद मुफीद साबित हुई है। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के ये विश्व कप की ये यात्रा अभी नहीं, इससे पहले एशिया कप में ही शुरू हो गई थी। श्रीलंका में खेले गए एशिया कप में पहली बार राहुल द्रविड़ के कोचिंग में और रोहित शर्मा के कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरह से संगठित नजर आई। क्योंकि हमने T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में देखा कि भारतीय क्रिकेट टीम का क्या हश्र हुआ, उससे पहले हमने शारजाह में देखा कि क्या हश्र हुआ, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में हार हुई,
वेस्ट इंडीज जैसे कमजोर मुल्क से भी हम बहुत अच्छे से जीत नहीं पाए। लेकिन एशिया कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का पूरा चरित्र, चेहरा और चाल बदल जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम में इस बदलाव के पीछे मैं सबसे पहले श्रेय भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को देना चाहूंगा, जिन्होंने बड़े ही सूझबूझ और बड़े ही सेंसिटिविटी के साथ पिक एंड थ्रो भारतीय क्रिकेट टीम में प्लेयरों का किया। एशिया कप में थोड़ी आलोचना जरूर हुई कि रविचंद्रन अश्विन, जो भारतीय क्रिकेट टीम का अनिल कुंबले के बाद सबसे बड़ा विजेता है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर है, उसको घर की मुर्गी दाल बराबर समझ करके टीम से निकाल दिया गया। लेकिन उनके रिप्लेसमेंट में आए कुलदीप यादव ने लाजवाब गेंदबाजी की और विश्व कप में इस बात के इनकारात थे कि कहीं रविचंद्रन अश्विन को नहीं चुना जाएगा। लेकिन न केवल रविचंद्रन अश्विन को भी चुना गया, अजीत अगरकर ने अब तक की जो बेस्ट प्लेइंग 11 है या प्लेइंग 15 है उसको सेलेक्ट किया। आप किसी के चयन पर आप उंगली नहीं उठा सकते और ये काम हम चयनकर्ताओं को पूरा श्रेय देना चाहेंगे। और उसके बाद जो एक नए अवतार में रोहित शर्मा का आगमन होता है कि वो अब ज्यादा इंगेज्ड प्लेयर लगते हैं, ज्यादा कमिटेड लगते हैं। अब वो पहले बिल्कुल एक फक्कड़ गिरधारी लाल जैसे खिलाड़ी लगते थे, लॉस्ट लगते थे, अब पूरा फोकस्ड लगते हैं। उनकी बल्लेबाजी, उनकी प्रतिभा जो गाइड करके वो छक्का मारते हैं, जिसमें पूरी दुनिया में एक सिक्सर और हिटमैन के रूप में उनका नाम हो चुका है, उसका वो बखूबी प्रदर्शन इस विश्व कप में बतौर कप्तान कर रहे हैं। और उन्होंने ओपनिंग में लगातार जो है भारत को पहले मैच छोड़ करके अच्छा स्टार्ट दिया है। फिर हमने इस मैच टीम में देखा है कि विराट कोहली, जिसमें कि कुछ 2 साल पहले अप्स एंड डाउन चल रहे थे, उनकी भी आलोचना हो रही थी, उनकी कप्तानी बड़ा गलत तरीके से छीन ली गई, उनके टेस्ट चैंपियनशिप में भी उनके खेल और उनके एटीट्यूड पर सवाल आए। लेकिन विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज में जिस तरीके से फॉर्म में वापसी की, फिर वनडे मैचेज में जिस तरीके से उन्होंने इनिंग खेली कि उनका एवरेज आज भी करीब 58 और 60 के करीब है, T20 और टेस्ट मैच में भी करीब करीब 50 से ऊपर है। विश्व कप के मैचेज में भी विराट कोहली एक शानदार और खेल करके मैच को जिता रहे हैं, बचा रहे हैं, टीम बिल्ड कर रहे हैं और पूरी दुनिया के विश्लेषकों से प्रतिष्ठा हासिल कर रहे हैं। केएल राहुल एक वीक लिंक बन चुके थे, 2 साल से उनका प्रदर्शन बिल्कुल कमतर हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से राहुल द्रविड़ को सौरव गांगुली ने अपनी कप्तानी में एक धीमे बल्लेबाज को विकेट कीपर बनाकर 5वें नंबर पर उतारा और 2003 अफ्रीका के विश्व कप में उनका उपयोग किया, ठीक है, दूसरे राहुल का भी उपयोग उसी रूप में रोहित शर्मा कर रहे हैं कि उन्हें विकेट कीपर का दायित्व दिया और उनकी बैटिंग भी निखर गई। तो फैसला ऐसे होना चाहिए जो एक साथ 2-2 काम करे, 3-3 काम करे और इस तरीके का निर्णय केएल राहुल के बारे में हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या में भी अब काफी रिफॉर्म आया है, काफी उन्होंने सुधारा है, उनकी बॉलिंग अब लेथल हो चुकी है, जबकि उन्हें पहले स्लो मीडियम पेसर माना जाता था। वो विकेट लेते हैं, रन कम देते हैं और उनके पावर हिटिंग के तो वो अकेले खिलाड़ी हैं। ये बात अलग है कि जो शुरू में उन्होंने जो पावर हिटिंग का कारनामा दिखाया, आजकल वो उतने नहीं दिखा पाते, लेकिन वो टीम को बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन देते हैं। फिर मैं तेज बॉलिंग की बात करूंगा कि इसी विश्व कप के दौरान, एशिया कप के दौरान जो बुमराह की जो वापसी हुई है कि 1 साल के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा रिकवर किया, फिटनेस हुए और बुमराह जो बिल्कुल एक असामान्य श्रेणी के फास्ट बॉलर हैं, लेकिन भारत के क्रिकेट के इतिहास में इतना एग्रेसिव अटैकिंग और विकेट टेकिंग बॉलर आज तक नहीं आया। वैसे भी बॉलरों की कमी होती थी, लेकिन बुमराह के रूप में एक ऐसा खिलाड़ी आया जो एक तरफ चेहरे पर मुस्कान देता है तो दूसरी तरफ खिलाड़ियों में, बैट्समैनों में खौफ पैदा करता है और विकेट लेता है। तो बुमराह आज दुनिया के सबसे बड़े आला बाम हस्त गेंदबाज वसीम अकरम की नजर में दुनिया के सबसे चालाक और दुनिया के सबसे बेहतर बॉलर हैं और इतना कंट्रोल तो मेरी बॉलिंग में भी नहीं होता था। ये वसीम अकरम के शब्द हैं। और फिर जो है शमी की जिस तरीके से वापसी हुई है, मेरा हमेशा ये मानना है कि जो कप्तान कुछ अपने खिलाड़ियों को खास बनाकर उनके प्रदर्शन कमतर होते हुए लगातार उन्हें पिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो उस खिलाड़ी का भला नहीं करते। और ये आदत कभी महेंद्र सिंह धोनी में हुआ करती थी कि लगातार फेल होते हुए भी वो कई खिलाड़ियों को खिलाया करते थे। लेकिन सौरव गांगुली में ऐसी बात नहीं थी। वो बड़े ही साइंटिफिक तरीके से खिलाड़ी को प्रोत्साहन भी देते थे और टीम के हित में उसको पिक एंड थ्रो भी करते थे। तो आज जिस तरीके से शमी को बैठाया गया और एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी और दोबारा जो वापसी हुई है,
तो यकीन मानिए कि वो दुनिया के आज के तारीख में सबसे खतरनाक बॉलर हो चुके हैं। उनका जो बॉलिंग स्टैटिस्टिक्स है वो वर्ल्ड कप में लाजवाब है कि उन्होंने अब तक वो 40 से ज्यादा मैचेज वो विकेट जो है ले चुके हैं। शमी एक बेहद शांत स्वभाव के इंट्रोवर्ट प्लेयर जो फास्ट बॉलर होते हुए भी उनका एटीट्यूड और उनका कमिटमेंट भारतीय क्रिकेट टीम के प्रति बेमिसाल है। पारिवारिक जीवन में वो थोड़े डिस्टर्ब जरूर हुए, लेकिन उनके खेल पर कोई असर नहीं पड़ा है और हमें बुमराह और शमी एक ऐसी जोड़ी, एक विश्वविख्यात जोड़ी मिल चुकी है जिसे हमें सजो कर रखना चाहिए, क्योंकि भारत में एक तरह से बॉलिंग प्लेयर कभी भी एक तरह से दुरूह रहा है, जिससे कि आने वाले इतिहास में भी भारतीय क्रिकेट टीम के अश्वमेध का घोड़ा आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, अभी 6 मैच हो चुके हैं, 6 जीत चुके हैं, 7वें मैच की तैयारी है जो बॉम्बे में श्रीलंका के खिलाफ होना है। हम ये कहना चाहेंगे कि रविचंद्र अश्विन को आप बराबर दरकिनार नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के वो नंबर 1 गेंदबाज है, पूरी दुनिया उनके सलाहियत को मानती है। आप कभी कभी रविंद्र जडेजा को भी रिप्लेस कर सकते हैं, कभी कभी आप जो है न्यूली पेम्पर्ड प्लेयर मोहम्मद सिराज, जिन्होंने एशिया कप में 6 विकेट जरूर लिए थे, ऐसा नहीं कि उन्हें लगातार खिलाया जाए, बीच बीच में उन्हें भी रेस्ट दिया जाए और बड़े ही सूझबूझ के साथ खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो, जिससे कि हम नॉकआउट तक कोई मैच नहीं हारे और नॉकआउट में भी जाकर के बिल्कुल इस तरीके से खेले कि बिना तनाव में वो सारे मैच जीत सके और भारत को तीसरी बार विश्व कप विजेता की हैट्रिक बनाने से एक तरह से राह जो है आसान कर सके। हमें यह मालूम है कि विराट कोहली ये कारनामा नहीं दिखा पाए, सिवाय इसके कि उनमें सारी सलाहियत थी, लेकिन उन्होंने भी गलती की। 2019 के विश्व कप में उन्हें मौका था, उन्हें केदार जाधव को मिडिल ऑर्डर में बैटिंग के रूप में आजमाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे तवज्जो नहीं दी, किसी के दबाव में उसे 7वें नंबर पर बुलाते रहे और ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या जैसे इनएक्सपीरियंस प्लेयर को 4थे और 5वें पर बुलाकर एक तरह से वह मौका पाने में विराट कोहली चूक गए। विराट कोहली ने भी कुछ गलतियां की हैं, रविचंद्र अश्विन को उस तरीके से मौके नहीं दिए, लेकिन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा एक बिल्कुल सरल, सहज और सुलझे हुए प्लेयर हैं। कप्तानी में वो गलती नहीं करेंगे, वो भाग्यशाली भी रहे हैं, आईपीएल के कई बार विजेता बने हैं। मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की राह आसान हो सकती है। हमें उम्मीद है कि भारत और साउथ अफ्रीका, भारत या न्यूजीलैंड, भारत या ऑस्ट्रेलिया में फाइनल का मुकाबला हो सकता है, लेकिन सेमीफाइनल के पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अच्छी अच्छी टीमें भी सेमीफाइनल में नॉकआउट के दौर में जाकर के हार जाती हैं। तो दोस्तों, अब तक ये भारत में हो रहे विश्व कप का यही ताजा तरीन हाल है, जिसे एक क्रिकेट के 40 साल 45 साल के ऑब्जर्वर होने के नाते मैं आपके सामने अपनी बात पेश करना चाहता था। भारत में लाखों लोग जो है क्रिकेट के एक से एक आइडिया रखते हैं, मैं भी आइडिया रखता हूं, लेकिन मुझे यह अभिव्यक्ति का मंच मिला है तो मैंने यह अभिव्यक्त कर दिया। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय क्रिकेट टीम जिस तरीके से यह विश्व कप का भारत देश आयोजन कर रहा है, बीसीसीआई और आईसीसी मिलकर के आयोजन कर रहे हैं, आयोजन बिल्कुल वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का लग रहा है। सारे स्टेडियम चमक रहे हैं, अभी तक सारी चीजें बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुई हैं। छोटी मोटी आलोचनाएं, बात का बतंगड़ जरूर बनाया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के अब तक की विश्व कप की जर्नी बेहद शानदार रही है। दोस्तों, विश्व कप के आने के पहले मैं फिर किसी क्रिकेट के किसी हालात पर फिर आपसे तबसरा करूंगा। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, गुड बाय, शब ख़ैर।